आप सभी सिविल सेवक आकांक्षियों का मैं बघेल ट्यूटोरियल्स के इस राष्ट्रीय स्तर के समसामयिक घटना के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हम लोग का विषय है आप यहां पर देख पा रहे हैं, इराक में विकट राजनीतिक संकट। इराक में एक विकट राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है। तो उस राजनीतिक संकट के कारण क्या है, क्या हो सकता है, तो सभी पहलुओं पर विचार करने का समय आ चुका है। तो आइए देखते हैं इसको। उससे पहले जान लेते हैं ये जो हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं इसका संबंध कहाँ से है। तो इसका संबंध प्रश्न पत्र 7 से है और उसको सामान्य अध्ययन 5वां भी कहा जाता है। और उस पेपर का जो भाग 2 है और उस पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, तो यह उससे संबंधित है। CGPSC वर्ष 2020 में एक प्रश्न भी पूछा गया था, ब्रेग्जिट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इसी के आधार पर यह दूसरा प्रश्न तैयार किया गया है बघेल ट्यूटोरियल्स द्वारा। इराक में उत्पन्न राजनीतिक संकट का अवलोकन करिए। तो यह प्रश्न आपको हल करना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। उसी प्रकार से यह एक प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा का तैयार किया गया है। इसको भी आप वीडियो को पॉज करिए और इसको हल करने का प्रयास करिए। आइए चलते हैं और समझते हैं। तो उससे पहले कि हम लोग राजनीतिक संकट को समझें, उससे पहले आप इराक के मानचित्र को सही तरीके से समझ लीजिए साथियों। तो यह आप देख रहे होंगे पश्चिमी एशिया का मानचित्र है और यहाँ पर इसके बाद पाकिस्तान है और इसके बाद ये तो अफगानिस्तान देख रहे हैं और यह है पाकिस्तान और ठीक इसके बाद आता है हमारा हिंदुस्तान। और ये ईरान देख रहे हैं, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, इजराइल है, फिलिस्तीन है, लेबनान है, ये तो टर्की हो गया, आर्मेनिया, जॉर्जिया। तो ये वेस्ट एशिया देशों को आप देख रहे हैं और यह है इराक। अब अगर इराक के मानचित्र को जूम करेंगे तो ये आप इराक का मानचित्र देख रहे होंगे। इधर सीरिया है तो इधर टर्की से भी उनकी सीमा लग रही है और इधर आप देख रहे होंगे तो ईरान से लग रही है। इधर ये देख रहे होंगे तो जॉर्डन है तो, और इधर देख रहे होंगे तो फारस की खाड़ी है। तो इस मैप को ध्यान में रखेंगे, यह यूफ्रेटस नदी है और यह वाली नदी टिग्रिस नदी है। तो इस मानचित्र को आपको बड़े ही बारीकी से देखना चाहिए। यह जो स्थल अभी चर्चा में है, तो अगर मानचित्र से प्रश्न आया तो यहाँ से आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसको आप बड़े ही बारीकी से अपना एटलस खोलिए और इराक के मानचित्र को देखने का प्रयास करिए। यहीं पर तो बेबीलोन और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता का विकास हुआ था जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से था। ये देख रहे हैं। तो राजनीतिक संकट को आइए जानते हैं। तो इराक में ये लोग आपको आंदोलन करते हुए दिख रहे होंगे। ये इराकी निवासी हैं जो वहां के सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, यहाँ तक अभी ये जो आंदोलन हुए हैं अभी तक, इसमें 24 लोग मारे गए हैं और लगभग 200 लोग घायल हो गए हैं। ये जो लोग दिख रहे हैं यह मुक्तादा अल सदर के समर्थक हैं। ये दरअसल एक शिया धर्म गुरु हैं और इनकी पार्टी है सदर पार्टी और उस सदर पार्टी के समर्थक वहाँ के सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। जो इराक है, इराक का लगभग 65% जनसंख्या शिया बहुल है और जो शेष बच जाते हैं वह सुन्नी मुस्लिम है और 65% शिया मुस्लिम है। तो ये जो आंदोलन करता है वह मुक्तादा अल सदर के समर्थक हैं और इस आंदोलन में अभी तक 24 लोग की मृत्यु हो चुकी है और 200 लोग घायल हो चुके हैं। और ये जो समर्थक हैं वहाँ का जो ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन जहाँ पर जो रिहायशी इलाका है, जहाँ पर महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय स्थित हैं, वहाँ भी यह आंदोलन लोग किले बंद दीवार को कूदकर पहुँच चुके हैं और रिपब्लिकन पैलेस पर भी इन्होंने धावा बोला। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था वर्ष 2021 में हुआ संसदीय चुनाव इराक में। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि वर्ष 2021 में जब से चुनाव हुआ है तब से यह राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ है। उससे पहले वह युद्ध का संकट झेल रहा था। इराक में आप जानते हैं कि ISIS का कब्जा था।
इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसका आजकल नाम बदल गया है, ISIL हो गया है, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड लेवेंट हो गया है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं चुनाव की जरा स्थिति को समझ लेते हैं। ये जो वहाँ राजनीतिक संघर्ष हो रहा है वो दो लोगों के बीच में हो रहा है। ये आप देख रहे हैं मायूस हैं और यही मुक्तादा अल सदर है, और चूंकि यह सत्ता में नहीं है इसीलिए काफ़ी मायूस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। और अभी यह सत्ता में है, इनका नाम है नूर अल मालिकी या मलिकी, नूर अल मलिकी, और ये भी शिया से ही संबंधित है। और इन दोनों के बीच में ही झड़प हो रही है। ये दोनों ही विचारधारा के आधार पर और सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए वहाँ पर इराक में घमासान मचा रखा हुआ है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि जो चुनाव वहाँ हुए थे 2021 के अक्टूबर में, ठीक एक साल पहले, सितंबर आ चुका है, तो ठीक एक साल पहले लगभग वहाँ चुनाव हुआ था। और वहाँ के जो संसद है वहां पर 329 सीट है। उस 329 सीट में से 73 सीट पर जो मासूम अभी दिख रहे थे महोदय मुक्तादा अल सदर, उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और उन्होंने 73 सीट हासिल किए थे। इसी तरीके से वहां जो सुन्नी कोअलिशन ऑफ सोवरेनिटी है उसने 62 सीट प्राप्त किए थे। कुर्दिस्तान ने, यह दरअसल तुर्की के हैं और यह इराक में शरण लिए हुए हैं और ये भी लड़ाकू समूह ही हैं। और जो कुर्दिस्तान है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने 31 किए थे। और यहाँ पर शिया, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क, CSF का मतलब है शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने 54 सीट हासिल किए थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ी पार्टी है वह सदर पार्टी है, मुक्तादा अल सदर की पार्टी, इनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी। लेकिन यह सरकार नहीं बना पाते हैं क्योंकि इनके पास उचित बहुमत नहीं था। इनकी इच्छा थी कि मैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाऊं, लेकिन बना नहीं सकते थे, पर्याप्त मात्रा में सीट नहीं थी। तो इसके लिए इन्होंने त्रिपक्षीय गठबंधन भी किया, सेव द होमलैंड, और वह हुआ था सदरिस्ट पार्टी, सुन्नी कोअलिशन ऑफ सोवरेनिटी और कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में। लेकिन यह त्रिपक्षीय गठबंधन में सहमति नहीं बन पाती है और यह सरकार भी नहीं बना पाते हैं। अचानक विनाशकाले विपरीत बुद्धि की तरह जो मुक्तादा अल सदर के जो पार्टी है, अभी देखिए यहाँ पर कि ये जो मुक्तादा अल सदर हैं ये महोदय, ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन इनके पास जितनी मात्रा में सीट होनी चाहिए नहीं थी। तो इन्होंने त्रिपक्षीय गठबंधन किया, लेकिन इस गठबंधन में भी क्या होता है कि सहमति नहीं बन पाती है और अचानक से जो मुक्तादा अल सदर हैं अपने 73 के 73 सभी जनप्रतिनिधियों से इस्तीफा देने को कह देते हैं और वहीं से यह संकट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो इराकी संसद है वह कैसे कार्य करता है, कैसे वहाँ सरकार को चुनाव होता है, उसको भी मैंने यहाँ दिखाया है। तो सबसे पहले वहाँ के संविधान के अनुसार संसद की बैठक होगी और संसद में जो पार्टी सबसे बड़ी होगी वह एक प्रधानमंत्री को नामित करेगी। प्रधानमंत्री को नामित करेगी। संविधान को पहले एक राष्ट्रपति चुनने के लिए एक नई संसद की आवश्यकता होती है। संसद जो तब सबसे बड़े संसदीय ब्लॉक से किसी को भी प्रधानमंत्री पद के लिए नामित करता है। प्रधानमंत्री नामित हो जाएगा, फिर वह अपने सरकार को चुनेगा। उसके बाद वहां पर फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए संसद में कम से कम 2/3 सदस्यों का होना जरूरी है, जो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए राष्ट्रपति नहीं चुन पा रहे थे। अचानक क्या होता है कि ये जो होते हैं अभी देखिए तो ये नहीं हो पा रहा था और जब जो सदर पार्टी के 73 जो जनप्रतिनिधि उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वहाँ के चुनावी व्यवस्था में ऐसा प्रावधान है, अगर कोई सीट रिक्त है तो वहाँ जो दूसरे नंबर का जनप्रतिनिधि है जिसको सबसे अधिक वोट हासिल हुआ था वो वहाँ से नियुक्त हो जाता है। तो जब 73 विधायकों ने वहाँ से इस्तीफा दिया तो जो अब उनके दूसरे वाले जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने सबसे अधिक वोट हासिल किया था, अब वहाँ के वे
अब वहाँ से वे जनप्रतिनिधि घोषित हो गए और वे सारे के सारे मेंबर कहाँ से बिलोंग करते थे, तो HCF से, यानी कि क्या, सिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क से, सिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क से। यह कई दलों का समूह है और इसमें जो सबसे मजबूत दल है उसके नेता नूर अल मलिकी जी हैं और इनकी इस तरीके से वहाँ सरकार बन जाती है, उनकी इस तरीके से वहाँ सरकार बन जाती है मेरे मित्रों। और सरकार बन जाती है तो ये जो मुक्तादा अल सदर पार्टी होते हैं ये अपना आंदोलन शुरू कर देते हैं और इनके आंदोलन में क्या क्या मांग होती है उसको भी देख लीजिए कि संसद का तुरंत विघटन किया जाए, तुरंत के तुरंत निर्वाचन किया जाए। इनकी ये दो मुख्य मांगे हैं मुक्तादा की। ये मुक्तादा के समर्थक ही ग्रीन जोन में घुस गए हैं, रिपब्लिकन पैलेस पर भी धावा बोला है इन्होंने, 24 लोग की मृत्यु हो गई है। क्यों हो गई है, तो मुक्तादा अल सदर है उनके 73 विधायकों ने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद उनके सीट से जो दूसरे नंबर के जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने सबसे अधिक मत हासिल किया था वे चुने गए और वे जो मेंबर थे वो सिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क से संबंधित थे और उनकी सरकार बन जाती है, वो प्रधानमंत्री भी बना देते हैं, राष्ट्रपति भी। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे होंगे राष्ट्रपति अभी नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री उन्होंने चुन लिया हुआ है। और मुक्तादा ने अपने समर्थकों से, अपने अनुयायियों से बोला है यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये दोनों मांगे हम लोग की कंप्लीट नहीं हो पाती। वास्तव में यह सत्ता संघर्ष है मुक्तादा और मलिकी के बीच में और कुछ नहीं है, यह एक राजनीतिक झड़प है और इनके बीच में राजनीतिक झड़प 2008 से चलती आ रही है। दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता 2008 से चली आ रही है जब सदरिस्ट ने श्री मलिकी की अमेरिकी समर्थित सरकार को चुनौती दी थी। 2008 के पहले मलिकी बहुत मजबूत थे, लेकिन 2008 के बाद जो मुक्तादा अल सदर हैं उनका अचानक से ग्रोथ होता है और आज वो एक प्रमुख राजनीतिक चेहरा है इराक में और वो इसलिए नवीन चुनाव की मांग कर रहे हैं और संसद का विघटन चाहते हैं क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास है अगर नई चुनाव होती है तो मेरी सदर पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी, इसीलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। आगे चल लेते हैं, इसकी राजनीति अभी इराक का आगे क्या हो सकता है, आगे के लिए क्या है। तो एक तो यह हो सकता है कि ये जो हम लोग को आने वाले समय में हिंसा और देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो मुक्तादा अल सदर हैं उन्होंने साफ कह दिया है आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोगों की दोनों मांगे नहीं मान ली जाती हैं, यानी कि संसद का विघटन नहीं कर दिया जाता है या फिर नवीन चुनाव होने तक और संसद को विघटन होने तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो आने वाले समय में हम लोगों को ज़्यादा हिंसा दिख सकती है, एक तो यह हो सकता है। दूसरा यह हो सकता है जो नूर अल मलिकी की सरकार है वह मजबूती से आए और इस आंदोलन को दबा दे और एक मजबूत सरकार बना ले। तो दो ही नियति जाति दिखती है इराक का, और क्या होगा इसके लिए हम लोगों को अखबार के साथ बना होगा और बना रहना होगा और आपको मेरे साथ बना रहना होगा। आइए इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यह पेपर 7 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर 7 में 4-5 संयुक्त राष्ट्र के संगठनों को रट लेना ही पेपर 7 के अध्ययन का उद्देश्य नहीं होता है आकांक्षियों। सिर्फ 4-5 संगठन याद करके आप पेपर 7 में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। अगर पेपर 7 में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का बारीकी से अवलोकन करना पड़ेगा, होने वाले परिवर्तनों को देखना पड़ेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो इराक है और जो भारत है, बहुत ही करीबी देश हैं। इराक हमारे देश को महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधनों का, तेल का निर्यात करता है। अगर इराक भारत को तेल निर्यात बंद कर दे तो कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, तेल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। भारत और इराक के संबंध बहुत ही प्राचीन रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही। आज भी इराक के
दक्षिणवर्ती शहर बसरा में भारतीय उत्पादों की अधिकता दिखाई पड़ती है। और गुरु नानक जो भारत के धर्म गुरु रहे हैं, सिख धर्म के एक महान संत रहे हैं, उन्होंने भी भाई मर्दाना के साथ एक बार इराक का यात्रा किया था। इराक में ही मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी को, जिसको प्राचीन समय में दजला फरात नदी के नाम से भी जाना जाता था, और सिंधु घाटी का संबंध था, आप ये भी जानते हैं। तो इसीलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आज महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध भी हैं, सांस्कृतिक संबंध भी हैं, और कुछ भारतीय समुदाय इराक में निवास भी करते हैं। तो आइए प्रश्न को देख लेते हैं। इराक के संदर्भ में विचार कीजिए और सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ईरान इराक में शिया संबंधित दलों की छद्म रूप में मदद करता है। ईरान, बिल्कुल हाँ, वो जानते हैं कि ईरान जो है एक शिया बहुलक देश है, और इराक में जो शिया समर्थित पार्टी है उनकी मदद ये जो ईरान है छद्म रूप में करता रहता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल करता है। ईरान की भी सहायता है किसको, तो SCF पार्टी को, शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क को, जो अभी वहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, नूर अल मलिकी की सरकार को मदद प्राप्त होती है ईरान से। इराक का तट फारस की खाड़ी को स्पर्श करता है, बिल्कुल हाँ करता है। ये देखिए UPSC में पूछा गया था, ये थोड़ा सा ही करता है लेकिन करता तो है ही, तो कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। और ऐतिहासिक यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियां इराक से होकर प्रवाहित होती हैं, ये भी सही है। तो हम लोगों को उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो कथन 1 तो सही है, ये भी विकल्प सही हो सकता है। कथन 3 भी सही है, ये भी विकल्प हो सकता है। चौथा विकल्प भी हो सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन सा है, चौथा है, क्योंकि इसमें सभी कथन सही हैं और ये सभी कथन को कह रहा है। सही तो ये भी है, लेकिन इसमें अगर प्रतिद्वंदिता होगी तो जीतेगा कौन, चौथा विकल्प। और इसमें आपको इराक में राजनीतिक संकट को लिखना चाहिए, चुनाव के बाद से अब तक की स्थिति को। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ में।